हेलो बच्चों, क्या हाल चाल सबके। वेलकम टू प्राइम कॉमर्स हब। और हम कौन सा कर रहे हैं, एक 6 मार्क्स की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हमारा कौन सा चल रहा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या क्या कर चुके हैं। नंबर 1 इंट्रोडक्शन, नंबर 2 पे हमने क्या किया था, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, नंबर 3 पे हमने क्या किया था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और अब आपके पास नंबर 4 पे आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है बेटे, और ये लेक्चर हमारा थोड़ा सा लेंथी भी हो जाएगा, सो बी पेशेंट और इसको बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या करना है जी, हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में बेटे सबसे पहला काम हमारे पास होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसकी कैलकुलेशन कैसे होनी है वो मैं आपको बाद में बताने वाला हूं। इसके बाद इसमें एडजस्टमेंट्स आती हैं। नंबर 1 नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। अब नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स कौन सी होती हैं उस पे आते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन सिखाऊंगा आपको मैं, और इसमें हमारे पास कौन कौन सी आइटम्स हैं जो ऐड होती हैं। नॉन कैश या फिर नॉन ऑपरेटिंग। नॉन कैश वो हैं जिनकी वजह से आपका कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ, इसलिए उनको वापस ऐड करना है। नंबर 1। नॉन ऑपरेटिंग कौन सी होती हैं, जो ऑपरेटिंग नहीं है, या तो वो इन्वेस्टिंग है या वो फाइनेंसिंग है। समझ में आया मैंने क्या कहा, फिर से सुन लो। पहले आता है नॉन कैश। नॉन कैश में वो होती है जो जिनकी वजह से कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ। नॉन ऑपरेटिंग वो हैं जो या तो फाइनेंसिंग के आइटम्स हैं या फिर वो इन्वेस्टिंग के आइटम्स हैं। तो करते हैं स्टार्ट। नंबर 1 ऐड डेप्रिसिएशन कॉमा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कॉमा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ। अगर आप इनमें से किसी भी चीज को राइट ऑफ करते हो तो आपने उसको यहां पे ऐड करना है। पहला पॉइंट, कौन कौन सी चीजें ऐड होंगी, डेप्रिसिएशन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिस्काउंट रिटर्न ऑफ। उसके बाद गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, अमोर्टाइज्ड, ये भी बेटे ऐड होनी है। क्यों नहीं है दोनों ये ऐड, क्योंकि दोनों की वजह से कैश का कोई आउटफ्लो नहीं होता, इसलिए हम इनको वापस ऐड कर देते हैं। उसके बाद आ गया इंटरेस्ट पेड ऑन, अब मैं इसको थोड़ा सा अलग ले लूं, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ये आइटम कहां की है भाई, अभी आपको पता होना चाहिए, हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। ये आइटम है बेटे फाइनेंसिंग की, तो इसे हमने फाइनेंसिंग में जाके माइनस करना है, इसलिए इसको भी हम यहां पे क्या कर देते हैं जी, ऐड कर देते हैं। नंबर 3 इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, ये भी बेटे यहां पे ऐड होनी है। क्यों होनी है, क्योंकि ये भी कहां की आइटम है जी, फाइनेंसिंग की आइटम है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये आपका नॉन कैश है, इसकी वजह से आपका कैश का कोई आउटफ्लो नहीं होता, इसलिए हम इसको भी क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। उसके बाद आ गया मेरे पास नेक्स्ट, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आपका जो प्रोविजन था आपने उसको बढ़ा दिया, ये भी आपका नॉन कैश है, इसलिए इसमें ऐड होगा। ठीक है, ये भी ऐड कर दिया हमने। उसके बाद आती है हमारे पास लेस वाली आइटम्स।
पहले तो ये सारी आइटम्स कौन सी वाली हैं बेटे, ऐड वाली हैं। इनमें से नॉन कैश हैं या फिर नॉन ऑपरेटिंग है। ये दो पॉइंट आप ध्यान रखना, ये दोनों पॉइंट हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये यहाँ की आइटम नहीं है, ये फाइनेंसिंग की आइटम है। आपने पेमेंट तो की है, कैश का आउटफ्लो तो हुआ है, बट शो कहां करना है, फाइनेंसिंग में शो करना है, इसलिए इसको हम यहां पे शो नहीं करते। अब आ जाओ लेस पे। लेस में क्या है जी, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम। ये तीनों लेस होती है। पता क्यों, पैसे आपके पास आए हैं, इनफ्लो तो हुआ है, लेकिन ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, इन्वेस्टिंग का पार्ट है। याद करो, मैंने इसलिए पहले ही आपको फाइनेंसिंग भी करवा दिया था और साथ में इन्वेस्टिंग भी करवा दिया था। ये तीनों कहां प्लस होंगी, इन्वेस्टिंग में, इसलिए इनको यहां क्या करना है, आपने माइनस करना है। नेक्स्ट पे आ जाओ जी, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। ये आपको गेन हुआ है, लेकिन ये कौन सा है आपका, नॉन कैश है, इसलिए इसको यहां पे भी आपने क्या कर देना जी, माइनस कर देना है। डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये आपका क्या होगा, माइनस होगा जी। क्यों, कैश का आउटफ्लो तो हुआ नहीं, लेकिन आपने इसको कम कर रखा है। उसके बाद आ गया हमारे पास पहला आंसर। ये सब एडलेस करने के बाद पहला आंसर आता है, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यहां पे हमारा फर्स्ट आंसर आ जाता है। अब बड़े ध्यान से समझना है बेटे, इसके बाद आगे पॉइंट क्या है, एड डिक्रीज इन करंट एसेट्स। अगर आपकी करंट एसेट्स डिक्रीज हो जाती हैं तो आपने उसको ऐड करना है। अब ये क्या मतलब हुआ, करंट एसेट डिक्रीज हो रही है और उसको माइनस कर ऐड कर देना है। यस, करंट एसेट डिक्रीज करने का मतलब है कि आपके पास पैसे आ गए। जैसे हमारा कोई डेटर था, देखो इधर डेटर था हमारा, उससे हमने मैं ऐसे बना देता हूं 23, 24, यहां पे उससे 20,000 10,000 रुपए लेने थे और यहां अब लेने हैं 6,000 रुपए। अब डेटर क्या हो गए आपके, 10,000 से 6,000 रह गए। अब इन डेटर्स में से आपको, अगर मैं करंट एसेट देखूं तो मेरी कम हो गई, पहले 10,000 की थी, अब 6,000 की रहेगी। लेकिन ये 4,000 क्या हो गए, ये हमें कैश मिल गया, ये कैश हमें रिसीव हो गया। तो हमने इनफ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर करंट एसेट डिक्रीज होती है तो उसको क्या कर देना है, प्लस कर देना है, या मैं कह दूं उसको ऐड कर देना है। अब इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, अगर आपकी करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो जाए, अब समझो इसको भी, आपने करंट लायबिलिटी की बात करता हूं मैं आपके साथ, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आपके 2023 में और 2024 में, यहां पे आपने 50,000 रुपीज देने थे लोगों के, अब देने हैं आपने 60,000। पहले 50,000 देने थे, अब देने हैं 60,000। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास 10,000 रुपीज और आ गए। अब और आ गए तो इसलिए इसको भी क्या कर देना है आपने, प्लस कर देना है। रीजन समझ में आ रहा है क्यों प्लस कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, है बड़ी कंफ्यूजिंग होती है। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी में उसमें भी कैश आता है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी हो तो भी कैश आ जाता है। अगर मैं लायबिलिटी के हिसाब से देखूं तो मेरी लायबिलिटी तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन हमने पॉइंट ऑफ व्यू क्या रखना है, कैश का पॉइंट ऑफ व्यू रखना है कि कैश आ रहा है, वेदर कैश का इनफ्लो इज देयर और आउटफ्लो इज देयर, वो आपने चेक करना है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। अगर आपकी करंट एसेट इंक्रीज हो जाती है तो आपने उसको क्या करना है बेटे, आपने उसको करना है माइनस। अब देखो कैसे माइनस करना है। सपोज आपके पास इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री है आपके पास 2023 और 2024,
पहले इन्वेंट्री आपके पास था 3 लाख का और अब इन्वेंट्री हो गया आपके पास 4 लाख, तो 1 लाख रुपए का इन्वेंट्री आपका इंक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या हो गया बेटे, करंट एसेट तो बढ़ गई, लेकिन जब 3 लाख से 4 लाख का इन्वेंट्री किया तो 1 लाख रुपए क्या हुआ आपके पास, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च हो गए। तो आपके पास क्या हो गया बेटे, इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस हो गया। अब आ जाओ डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी पे, ये भी माइनस होएगा। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, सपोज क्रेडिटर है या मैं कह दूं बिल्स पेबल है 2023 2024, यहां बिल्स पेबल है 50,000 के, यहां पे बिल्स पेबल रह गए 40,000। इसका मतलब क्या हुआ, लायबिलिटी कम हो गई। लायबिलिटी कम होने का मीनिंग क्या हो गया, आपने कैश पे कर दिया, तो इसलिए ये क्या बनेगा आपका, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस, कि आपने ये पेमेंट्स कर दी हैं। इसके बाद बेटे आपके पास नेक्स्ट आता है अगला आंसर, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसमें से आप लेस कर दो इनकम टैक्स पेड, अगर क्वेश्चन में गिवन है वो माइनस कर दो, तो यहां फाइनल आंसर आ जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यहां लिख दूं मैं कैश फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इस तरह से हमारे पास ये बनता है एक पूरा फॉर्मेट ऑपरेटिंग का। अब इसका क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो ये हो गया बेटे मेरे पास एक पूरा फॉर्मेट। इसमें आपने स्पेशली क्या ध्यान रखना है, फिर से सुन लो, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ये तंग करते हैं, ये ध्यान रखना है। इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, ये इन्वेस्टिंग है, ये इन्वेस्टिंग में प्लस होएगा, यहां माइनस होएगा। ये दोनों यहां प्लस होंगे, फाइनेंसिंग में जाके माइनस होंगे। अब मेरे पास आ गया इसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ये कैसे कैलकुलेट होता है उस पे आते हैं। इसको हम कैलकुलेट करेंगे बेटे, ये देखो इधर, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। नंबर 1 प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सबसे पहले ये आता है, ठीक है जी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आता है, प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर। करंट ईयर के प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है करंट ईयर प्रॉफिट माइनस लास्ट ईयर प्रॉफिट। करंट ईयर प्रॉफिट में से बेटे लास्ट ईयर प्रॉफिट माइनस कर दो तो आपके पास बच जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है। अब आते हैं हम इसमें क्या क्या चीजें ऐड करनी है। नंबर 1 ऐड ट्रांसफर टू रिजर्व। अगर आपने कोई रिजर्व में ट्रांसफर किया है, किसी भी रिजर्व में अमाउंट आप ट्रांसफर करते हो, आपने उसको यहां पे ऐड करना है। नंबर 2 प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर। डिविडेंड दो गिवन होते हैं बेटे, एक करंट ईयर का, एक प्रीवियस ईयर का। आपको क्लियर बता दूं, करंट ईयर का जो भी हमारा प्रपोज डिविडेंड होगा उसके हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई यूज ही नहीं है, सिर्फ प्रीवियस ईयर का यूज होगा। तो प्रीवियस ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है उसे आपने यहां पे ऐड कर देना है, ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड कर देना है। इंटरिम डिविडेंड, अगर कोई इंटरिम डिविडेंड पे करते हो, इंटरिम डिविडेंड होता है क्या जी, कंपनी को कई बार जब ये लगता है कि इस बार कंपनी बड़ा अच्छा प्रॉफिट अर्न करने वाली है, तो वो करंट ईयर में ही इन बिटवीन द ईयर खत्म होने से पहले ही डिविडेंड दे देती है, उसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। वो भी आपने यहां पे ऐड कर देना है। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, अगर आप कोई टैक्स बनाते हो करंट ईयर वाला, ये भी दो होते हैं बेटे, एक करंट ईयर का होता है, एक प्रीवियस ईयर का होता है।
करंट ईयर वाला आपने क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। डेबिटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय नेचुरल कैलेमिटीज, ठीक है, तो उसका जो लॉस है वो आपने यहां ऐड करना है। लेस, अगर आपको उनके अगेंस्ट कोई आइटम क्रेडिट में कर रखी है, जैसे आपका लॉस बाय फायर हो गया, लॉस ऑफ गुड्स हो गया बाय 50,000, वो आप यहां लिख दो। अब आपको उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस मिल गया, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, उसे आप बेटे यहां पे लेस कर दोगे। अब आ गया रिफंड ऑफ टैक्स, अगर आपको टैक्स का रिफंड होता है उसे लेस कर दोगे। तो यहां मुझे मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसे हर बार आपने क्या करना है, एक वर्किंग नोट में अलग से फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो ध्यान रखना कौन कौन सी चीजें ऐड हो रही हैं, कौन कौन सी चीजें लेस हो रही है। लेस में दो ही आइटम्स है, रिफंड ऑफ टैक्स और दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब आते हैं बेटे हम इसके क्वेश्चन पे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के क्वेश्चन बनाते हैं, कैसे सॉल्व करना है जी क्वेश्चन पे, उसको डिस्कस करते हैं। ये दे रखा आपको एक क्वेश्चन, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हाँ जी बेटे, तो सम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो बनाओ फॉर्मेट, अच्छे से समझो फॉर्मेट कैसे बनाना है, ये परमानेंट आपने ऐसे ही बनाना है। देखो इधर पहले हेडिंग आएगी कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब बहुत ध्यान से समझें, बहुत बहुत ज्यादा ध्यान लगा के चले। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये आपका एक तरह से पूरे क्वेश्चन की तरफ हमारा पहला स्टेप है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मैं यहां क्लैरिफाई करने के लिए लिख रहा हूं, सिर्फ आपने बाद में नहीं लिखना। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो सेम वैसे ही है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज। अब देखो क्वेश्चन चलाना कैसे। क्वेश्चन स्टार्ट होएगा बेटे, मुझे चाहिए सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मुझे सबसे पहले ये आंसर चाहिए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स ऐसे लिख लो, जस्ट अभी भी करवाया है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलेगा बेटे, उस पर आते हैं। सबसे पहले यहां लिखो वर्किंग नोट, और यहां लिखो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन करनी कैसे है जी। सबसे पहले नंबर 1 हमें चाहिए प्रॉफिट फॉर द ईयर। इसका फॉर्मूला है करंट ईयर प्रॉफिट माइनस लास्ट ईयर प्रॉफिट। अब हो सकता है आपको एक ही प्रॉफिट दे रखा हो, तो आपने उसी को प्रॉफिट फॉर द ईयर ले लेना है। अगर 2 ईयर का दे रखा है तो फॉर्मूला लगाना है करंट ईयर प्रॉफिट माइनस लास्ट ईयर प्रॉफिट। अब ढूंढते हैं भाई इसमें प्रॉफिट्स ऑफ फिलिप्स लिमिटेड आफ्टर द अप्रोप्रिएशन वाज 2,50,000। लो बेटे 2,50,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। अब चेक करते हैं, एक ही प्रॉफिट दे रखा है, तो यही हो गया आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर। करंट ईयर प्रॉफिट माइनस लास्ट ईयर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। लो आगे चलें। अब देखें भाई इसमें ऐड करने वाले आइटम कोई मिलती है या नहीं मिलती। जरूरी नहीं सारी आइटम्स मिले, डेप्रिशिएशन नहीं आता, लॉस नहीं आता, पेटेंट नहीं आता, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये लो भाई टैक्स प्रोविजन दे रखा है आपको 35,000। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व दे रखा है
2 पॉइंट मिल गए, 17,500। यहां सारी एसेट्स और कुछ नहीं है। एड टैक्स प्रोविजन। अब आप कहोगे कि सर टैक्स प्रोविजन यहाँ पे करंट ईयर तो लिखा नहीं हुआ, इसका मतलब यही है अगर सिंगल दे रखा है तो ये करंट ईयर का है। एड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व में कितने पैसे ट्रांसफर करें? 17,500। तो ये हो गया टोटल 52,500। तो आपका यहां आंसर आएगा 3,02,500। इस तरह से आपने पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। जो आइटम्स मैंने नोट करवाई हैं उनको अच्छे से गो थ्रू हो जाओ, अच्छे से लर्न कर लो क्या क्या आइटम ऐड होनी है, क्या क्या आइटम लेस होनी है। लो बेटे, पहला आंसर आ गया 3,02,500। अब आप क्या करोगे? ऐड। अब सुनो ध्यान से, ऐड के बाद आपने क्या कर लेना है? 4 लाइंस का गैप दे देना है, 1 2 3 4। उसके बाद लिखोगे लेस। लेस के बाद 2 लाइंस का गैप देना है। अब आप कहोगे सर आप ये गैप कैसे बनवा रहे हो? ये गैप बनवा रहा हूं बेटे मैं, मुझे पता है कि क्वेश्चन में कितनी आइटम्स आ सकती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद क्या करोगे बेटे? इसके बाद आपने करना है डिक्रीज इन करंट एसेट्स, यहां लिख लेना है, वो प्लस होएगी। उसके नीचे 2 आइटम छोड़ देना, 2 लाइनें छोड़ देना, 1 2। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, वो भी प्लस होएगी। इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस होएगी। 2 लाइन से गैप देके चलना है। डिक्रीज इन करंट एसेट्स प्लस होएगी, माइनस होएगी, सॉरी, यहां पे इंक्रीज आएगा, नॉट डिक्रीज। यहां तक आ गए हम। अब मेरे पास आ जाएगा अगला आंसर जिसका नाम होगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट और इसके बाद लेस इनकम टैक्स पेड, उसे मैंने यहां पे लेस कर देना है। तो मेरे पास यहां फाइनल आंसर आ जाएगा। लो बेटे, अब आता हूं मैं स्टार्टिंग से। ये मैंने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। आपने 2 लाइंस का गैप देना है, यहाँ 4 लाइन का देना है, यहाँ 2 का, बाकी सब में 2 लाइंस का। लो भाई, 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। डेप्रिशिएशन, ये नॉन कैश है जी, इसकी वजह से कोई कैश नहीं जाता। इसको हम वापस ऐड कर देते हैं। ऐड डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, इसको मैं वापस ऐड कर देता हूं और वो है मेरा 20,000। लो जी, एक काम करता हूं, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये भी नॉन कैश है जी, इसको भी ऐड कर दो। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये कितना है बेटे? ये है 2,000 का। उसके बाद आ गया पेटेंट्स अमोर्टाइज्ड। अमोर्टाइज्ड मतलब रिटर्न ऑफ, ये भी नॉन कैश है, इसको भी ऐड कर दो। पेटेंट्स अमोर्टाइज्ड ऐड कर दो 9,000। टैक्स प्रोविजन आपने ऑलरेडी कर लिया था। ट्रांसफर जनरल गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, गेन हो गया जी, ये लेस होएगा।
गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, वैल्यू कितनी 8000, ये होगी जी माइनस। ठीक है बेटे, इसके बाद आगे आ जाओ, आगे चलते हैं, यहां तक कंप्लीट हो गया। ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल होती है आपकी एसेट, करंट एसेट। ये 21 में थी 50,000, 22 में होगी 62,000, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल आपके इंक्रीज हो गए। इंक्रीज होने का मतलब हो गया इंक्रीज इन करंट एसेट। इंक्रीज इन करंट एसेट जो है वो यहां पे होगा माइनस, तो आप यहां लिखोगे इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल कितना इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ 12,000। क्यों इंक्रीज कर रहे हो, क्योंकि आपने लोगों से पहले 50,000 रुपए लेने थे, अब आपने 62,000 लेने हैं, यानी कि 12,000 आपने और उनको दे दिए, तो आपकी तरफ से होगा कैश का आउटफ्लो। ट्रेड पेबल्स, यहां था जी 45,000 का और यहां हो गया 55,000 का, ट्रेड पेबल इंक्रीज हो गई। ट्रेड पेबल होती है आपकी लाइबिलिटी, अब करंट लाइबिलिटी आपकी हो गई इंक्रीज, तो इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी क्या होगी प्लस, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल कितना इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है बेटे 10,000, इसे ऐड कर दो। नेक्स्ट इन्वेंट्री, पहले 12,000 का था, अब 8,000 का रह गया, इन्वेंट्री होती है हमारी करंट एसेट, ये 12,000 की बजाय 8,000 की रह गई, तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री 4,000 रुपए प्लस हो जाएगा। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, करंट लाइबिलिटी है बेटे, बहुत ध्यान से देखो इसको, ये पहले 8,000 की थी, अब नील हो गई, यानी कि आपने सारी की सारी पेमेंट कर दी, आपकी होगी डिक्रीज। सो डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी माइनस, ऐसे लिखना है। तो हम आते हैं इनकम रिसीव्ड एडवांस, आपकी क्या हो गई डिक्रीज हो गई, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी का नाम क्या है एडवांस इनकम, यहां लिख देते हैं डिक्रीज इन एडवांस इनकम, कितनी डिक्रीज हुई 8,000, डिक्रीज हो गई, डिक्रीज का मतलब पेमेंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पहले 6,000 के थे, अब 3,000 के रह गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होती है लाइबिलिटी, ये भी डिक्रीज हो गई, ये भी माइनस, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000, ये भी डिक्रीज हो गया। अब आ गया लास्ट में प्रीपेड, ये इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन प्रीपेड कैसे इंक्रीज हो गया भाई 5,000, यहां पे आएगा इंक्रीज इन प्रीपेड 5,000, ये हो जाएगा माइनस। अब बात आती है जी ये कैसे पता लगा भाई इंक्रीज हो रहा है और माइनस होएगा, देखो पहले कोई वैल्यू नहीं थी, अब 5,000 हो गई, इसका मतलब क्या हो गया 5,000 रुपए की आपने क्या किया एक और एसेट खरीद ली और 5,000 का आपके पास से क्या हो गया आउटफ्लो। अब बेटे यहां तक आ गए हम, यहां पे हमारे पास दूसरा आंसर आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब एक चीज रहेगी टैक्स प्रोविजन, देखो इधर कितना टैक्स प्रोविजन था 35,000,
जो टैक्स प्रोविजन था बेटे, हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि जितना टैक्स आपने प्रोविजन बनाया है उतना ही टैक्स आपने पे भी करा है, तो यहां फॉर्मेट में लेस होगा, लेस इनकम टैक्स पेड। अब निकालते हैं जी इसके आंसर्स। एक आंसर ऑलरेडी आया हुआ है 3,02,500 का। प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पे आते हैं। यहां बेटे हमारे पास आंसर आएगा 3,25,500। 3,25,500। इसके बाद हम इसमें सब कुछ एडलेस करेंगे तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आएगा 3,11,500। 3,11,500। अब इसमें से 35,000 को कर दो माइनस, तो आपके पास आएगा लास्ट आंसर 2,76,500। और इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर ये आंसर पॉजिटिव है तो, और अगर ये आंसर नेगेटिव है तो इसको वहां यहां वर्ड यूज करेंगे यूज्ड। लो भाई, ये आपके साथ मैंने पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन डिस्कस किया। इसमें हमारे पास पूरे का मतलब मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से है। इसमें मैंने पहले निकाला प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ऐड करके फोर लाइन छोड़ के रखनी है, लेस करके 2 लाइंस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आएगा, डिक्रीज इन करंट एसेट प्लस होएगी, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस होएगी, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस होएगी, इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस होएगी। रीजन मैं सारे बता चुका हूं, तो यहां दूसरा आंसर आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, उसमें से इनकम टैक्स पेड को कर दो माइनस, तो आपके पास आंसर आएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है बेटे, तो ये आपका ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों चीजें हो गई खत्म। अब मैं आपको जाते थे सिर्फ एक चीज और बता दूं, एक और पॉइंट हमारे पास आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। उसमें क्या क्या आता है वो देख लो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसमें क्या क्या आएगा बेटे वो ध्यान दो। कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, चेक्स, ड्राफ्ट्स।
ये हो गया, ये तो कैश के पार्ट हो गए। अब कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आएगा? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इसमें 2 पॉइंट मेन है, करंट इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। याद रखना, इनमें से किसी को भी आपने यहां एडजस्ट नहीं करना। ये सारी की सारी चीजें किसका पार्ट होंगी? कैश और कैश इक्विवेलेंट का। अब ये कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? कैश तो समझ में आता है सर, है ना, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक, बैंक बैलेंस है, चेक है, ड्राफ्ट है, ये तो सब कैश है। बट व्हाट इज कैश इक्विवेलेंट? कैश इक्विवेलेंट में बेटे वो वाली इन्वेस्टमेंट्स आती हैं जो विद इन 3 मंथ्स आपकी कैश में कन्वर्ट होने वाली, उनको भी हम कैश इक्विवेलेंट में ले लेते हैं कि ये कैश के इक्विवेलेंट ही है, क्योंकि ये विद इन 90 डेज या विद इन 3 मंथ कैश में कन्वर्ट होने वाली। तो इसमें क्या क्या आता है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, वही जो 3 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी शॉर्ट 3 मंथ में कैश में कन्वर्ट होने वाली मानी जाएगी। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये भी कैश में कन्वर्ट होने वाली मानी जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे यहां पे हो गए सारे के सारे कैश फ्लो स्टेटमेंट के बेसिक्स कंप्लीट। इंट्रोडक्शन हो गया, फाइनेंसिंग हो गई, इन्वेस्टिंग हो गई, ऑपरेटिंग हो गई, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फुल फ्लेज क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट का, या फिर अगर हो सका तो पहले मैं बीच में आपके साथ कुछ एडजस्टमेंट्स भी डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर द डे। बड़े ध्यान से समझना है। अब सुन लो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अगले वाला क्वेश्चन उसी को समझ में आएगा जो ये पहली 4 की 4 वीडियोस देख लेगा। अगर आप सोचोगे सर ने तो 6 नंबर वाला क्वेश्चन बताया हुआ है और हम जाके डायरेक्ट 6 नंबर वाला क्वेश्चन ही कर लें, बस इसको कर लें, तो आपका सम वहां सॉल्व नहीं होगा। तो मेरी कोशिश ये है कि आपका सम 100% सॉल्व हो, और अगर मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो 100% सॉल्व होगा भी। ठीक है, ये हमारा एक्सपीरियंस है बेटे, हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं आपको किस टाइप के सम्स आएंगे एंड हाउ टू क्लिक, कहां कहां तुम गलतियां करते हो और उन गलतियों को हमने कैसे ठीक करना है। ओके, दिस इज ऑल फॉर द डे। ठीक है, वर्क हार्ड नाउ।